हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर ही होता है। अगर आप तक अभी ने सेमीकंडक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। सेमीकंडक्टर में आपको विद कॉन्सेप्ट प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन उस वीडियो में करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखते हैं। उसमें एक टॉपिक छूट गया था पीएन जंक्शन, क्योंकि पीएन जंक्शन होता क्या है, इसकी वर्किंग, इसके कॉन्सेप्ट, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, दूसरी चीज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है। अगर ये सब उस वीडियो में कवर करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए इसका एक अलग पार्ट बनाया गया है जो सेमीकंडक्टर का ही भाग है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है, और इससे बोर्ड का 4 से 6 नंबर कंफर्म है आना। जो लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं क्वेश्चंस उसमें ही जरूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर ही होता है। पिछली वीडियो में देखा था कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इंसुलेटर अचालक। चालक कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं जिनमें धारा रुक रुक के प्रवाहित होती है, जिनकी कंडक्टिविटी चालकता कंडक्टर से कम, चालक से कम तथा अचालक से ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हुए? क्योंकि इसमें तो धारा रुक रुक के प्रवाहित हो रही है। इसके जगह अगर हम चालक का प्रयोग करें तो चालक में तो बहुत अच्छे से धारा प्रवाह होती है, इधर लगाया उधर करंट पहुंच गई। तो हमको जरूरत किस बात की पड़ गई कि सेमीकंडक्टर को हम लाएं और इसका यूज करें? तो इसके मेन 2 चीज हैं, महत्वपूर्ण 2 बिंदु हैं इसके कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। पहली चीज, पीएन जंक्शन एक हमारा सेमीकंडक्टर ही है। जो सेमीकंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। तो जानते हैं कि दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि पहली बात तो सेमीकंडक्टर की वो धारा को सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। इसमें हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमको धारा चाहिए, करंट चाहिए, उसी डायरेक्शन में करंट देगा, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं बहने देता है। यह होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम इसके कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी भी वायर में या सेमीकंडक्टर में कितनी धारा बहे, यह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके 2 मेजर पार्ट यही हो गए कि एक तो हम डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं करंट की, दूसरी कि हम करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी प्रवाहित करें, जो कि चालक में संभव है। अगर उसमें करेंगे ना तो बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी। ये उससे बहुत ही आसान तरीका होता है। पीएन जंक्शन क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने बताया था निज अर्धचालक किसे कहते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। उसमें सेमीकंडक्टर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो निज अर्धचालक जो बताया उसमें, उसके आगे देखते हैं कि निज अर्धचालक में यदि हम एक साइड में पी टाइप की अशुद्धि मिला दें, पी टाइप का मतलब 5 संयोजकता वाली, और पी टाइप का मतलब 3 संयोजकता वाली। पी क्षेत्र में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे, एन क्षेत्र में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते थे। जो बाह्य अर्धचालक थे वो 2 प्रकार के थे, पी टाइप, एन टाइप, वो भी उसमें बताया है। तो पी टाइप कौन से होते हैं? जिसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, जिसमें हमारे चार्ज कैरियर आवेशवाहक कोटर होते हैं। और इसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं? मेजॉरिटी किसकी होती है? होल्स की। इनको कहते हैं होल्स या कोटर, हिंदी में बोलते हैं कोटर। और ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या होती है? मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन की एन में, और इसका एन ही नाम क्यों पड़ा, इसका पी, उसमें भी उस वीडियो में ये सब बताया गया है। और इसमें माइनॉरिटी किसकी रहती है? तो होल्स की। इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की। तो मेजर पार्ट इसका होता है होल, इसका इलेक्ट्रॉन। तो बात करेंगे होल और इलेक्ट्रॉन की। अब पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर ही होता है। ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पे हमको करंट की डायरेक्शन कंट्रोल करना हो और उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करना हो कि किस डायरेक्शन में हमको करंट चाहिए। जैसे कि पहले जमाने के देखा था, मोबाइल फोन चार्जर में चार्ज किया जाता था तो जब तक लाइट आती थी चार्ज होता था। लाइट गई
तो तुरंत ही चार्जर से वापसी मारता था करंट, तुरंत चार्जर वाली वो जो लाइट है जलती रहती थी। लेकिन आजकल के इस फोन में अब नहीं होता है। क्यों? सेमीकंडक्टर का उपयोग इसी में किया जाता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, जैसे लाइट जाएगी वापसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का काम होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को भेजना। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमको करंट को भेजना है। अब देखें पीएन जंक्शन, अब एक साइड से है होल, होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, होल्स पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों पे इक्वल होता है, लेकिन एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इंटर के चार्ज में कूलाम ने बताया था, अगर दो आवेश प्लस और माइनस एक पास होते हैं तो उनमें आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अट्रैक्ट होंगे या उनमें रिपल्सन होगा, दोनों चीजें होती हैं। अगर एक दूसरे से अपोजिट हैं, प्लस माइनस हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम है तो रिपल्सन होगा उनके बीच में, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये तो एक प्लस एक माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल करके इन होल्स पे आ जाते हैं तो होल्स को ये न्यूट्रल कर देते हैं, तो यहाँ के होल्स गायब हो जाते हैं। पहले क्या था? तो इस एक ये रीजन तैयार हो गया हमारा, ठीक है। पहले क्या था? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं इनको न्यूट्रल कर दिए हैं, पहले से ही उदासीन थे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जहां पे वो पहुंचते हैं उस पर माइनस चार्ज आता है। इसके वजह से इस पे देखो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। तो ये जो प्लस माइनस चार्ज होता है तो इनके वजह से अब क्या होगा? इधर निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा? अब ये इनको आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज निगेटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। वैसे ही होल्स अगर इधर आना चाहेंगे तो देखो ये प्लस वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको नहीं आने देगा इधर। तो अब क्या होगा? तो इनके बीच में देखो प्लस माइनस क्या उत्पन्न हो गए? एक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो हमेशा प्लस से माइनस जिसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा? इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है। इनके सिरों के बीच में जो प्लस माइनस आने की वजह से जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, हमारा विभवांतर उत्पन्न हुआ, उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इनके बीच में जो प्लस माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, इसको हिंदी में बोलते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर। तो विभव प्राचीर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले जाते हैं, जिसको आकर्षण बल बोल लो या डिफ्यूजिंग फोर्स बोल लो, किसी किसी में विसरण बल लिखा होता है, डिफ्यूजिंग फोर्स लिखा होता है। तो इनके वजह से यहाँ जाने से जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस चार्ज, इधर पहुंच जाते हैं उधर माइनस चार्ज। इनके प्लस माइनस उत्पन्न होने का मतलब इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक विभवांतर आ गया। इस विभवांतर को बोल देते हैं विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर। जैसे बैरियर नहीं लग जाता रोड पे कि इधर जाना मना है, तो वैसे इनके पास बैरियर लग गया। अभी इधर वाले को इधर नहीं आने दे रहा, इधर वाले को इधर नहीं आने दे रहा। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अगर कहीं पर भी चार्ज का इधर उधर फ्लो होता है तो उनके वजह से करंट बहती है। जैसे कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो इस डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो होगा उसको आईडी बोलते हैं। डी मींस डिफ्यूजिंग फोर्स। तो वैसे ही डिफ्यूजिंग करंट मतलब विसरण धारा हिंदी में बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं इनके द्वारा जो करंट उत्पन्न होती है उसको विसरण धारा या डिफ्यूजिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। अब इनके प्लस माइनस उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने की वजह से जो इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज आ गया था, तो इसके वजह से जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। दूसरी चीज कि इसके जो इलेक्ट्रॉन इधर गए इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है जिसे डिफ्यूजिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? इधर उधर जो थोड़े बहुत चार्ज आ गए थे, जैसे होल्स इधर आ गए थे थोड़े बहुत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर चले आए थे, इनमें क्या होती है कि एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनों के पास जो जैसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इसके वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन इधर चले आते हैं,
अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाता है विपरीत दिशा में, तो ये अब इधर आ जाएंगे और प्लस वाला इधर आ जाएगा। इनके वजह से जो करंट अब प्रवाहित होगी, क्योंकि देखो अब तो पोटेंशियल बैरियर हो गया, अब इनको आने जाने से मना किया है, लेकिन फिर भी एक दो इलेक्ट्रॉन जैसे कि इधर रखे हुए हैं, इधर रखे हुए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा के कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये उधर डायरेक्शन में जाए, तो इनके वजह से जो करंट बहती है उसको रिवर्स करंट बोलते हैं, उत्क्रम धारा। ठीक, तो ये उत्क्रम धारा वैसे पूछी नहीं जाती है, डिफ्यूजिंग करंट भले ही पूछ लें, लेकिन ये बहुत पूछेंगे, पोटेंशियल बैरियर किसे कहते हैं। तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस जो ये वाला रीजन है, इसमें कोई भी हमको चार्ज कैरियर नहीं नजर आएगा। कुछ समय बाद इसमें क्या होते हैं, कोई भी आवेश वाहक नहीं दिखते हैं, ना ही इतने में इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ही प्रोटॉन होंगे। तो होगा क्या, जितने क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं उसको डिप्लेशन लेयर या हम अवक्षय परत बोलते हैं। ये जो रीजन है हमारे पास, ये वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत, अवक्षय परत। क्या होगा, जिस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं उस क्षेत्र को अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये होता है अवक्षय परत। ये हमारा होता है पूरा पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन में एक पोटेंशियल बैरियर होता है, डिप्लेशन लेयर होता है, डिफ्यूजिंग करंट होती है। पीएन जंक्शन बनता कैसे है, तो अगर जो निज अर्धचालक होता है उसमें एक साइड पी टाइप अशुद्धि, एक साइड एन टाइप अशुद्धि मिला देते हैं, उनके मिलने से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर तैयार होता है उसको पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन का जो होता है सिंबल, वो दिखाते कैसे हैं, तो पीएन जंक्शन जब भी बनाएंगे तो इतना बड़ा नहीं बनाते जहां पे होता है, तो इसका जो सिंबल होता है प्रतीक, वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो ये वाला तीर वाला भाग होता है, इसको पी, इसको एन साइड कहते हैं। तो ये हमारा होता है पीएन जंक्शन का क्या सिंबल, प्रतीक, ये प्रतीक होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन के बारे में, कि इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के कहते हैं अग्र दिशिक अभिनत। ठीक, फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या, बस इसमें एक बैटरी कनेक्ट करवाना है, और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से पी क्षेत्र, नेगेटिव टर्मिनल से एन क्षेत्र अगर जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के अभिनत को या सिस्टम को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, यहीं से एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जाता है कि इनके बीच में जो उत्पन्न हुआ था क्या, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ही हमको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है इनके बीच में, उसी को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 वोल्ट, सॉरी, इसके लिए 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। तो ये होता है पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए, ये होता है जर्मेनियम के लिए। अब इसमें देखेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि देखो ग्राफ के अनुसार देखा जाए अगर, ठीक, तो इसमें क्या होगा, तो ये दिखाएगा हमारे वोल्ट को, ये दिखाएगा करंट को। ठीक है, अब देखें पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये सिलिकॉन का है मान लें, तो इनके बीच में पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का, और जो बैटरी लिए हैं वो 0.7 वोल्ट से छोटी है, इसका वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट से कम।
अब क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये इसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, अब एक देखो, ये प्लस क्षेत्र है, ये माइनस क्षेत्र है, ये प्लस वाला है, ये वाला माइनस है। अब प्लस से माइनस एक और बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में। ये हमारा क्या हो गया, ई एक्सटर्नल, बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब क्या होगा, अगर इसका वोल्टेज कम है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का अंदर वाले का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा प्रबल होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अब देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसमें पॉजिटिव आवेश इसके डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव अपोजिट में। तो ये होल्स इसके वजह से इधर जाना चाहेंगे, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने डायरेक्शन में लाना चाहेगा, तो ये यहां तक जाएंगे तो, लेकिन ये वापस चले आएंगे। समझ में आया, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो इससे ज्यादा है इसकी, तो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल है तो इसके वजह से इधर आकर्षित तो हुआ, लेकिन जैसे यहां पहुंचा वहां से तुरंत वापस भेज दिया गया। ठीक, तो अब क्या होगा, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि क्रॉस कर जाएंगे। ये जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो जैसे ये इधर जाना चाहेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अपने डायरेक्शन में भेजना चाहेगा, लेकिन इससे ये ज्यादा पावरफुल है। तो क्या होगा, इसके वजह से आकर्षित तो हुए इधर आने के लिए कि ये ज्यादा पावरफुल है, इसको फिर से वापस भेज देगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि इनकी एनर्जी सबसे अलग होती है या अधिक होती है। सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम नहीं होती है, इसमें सब अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत तेजी से रैंडम मोशन कर रहे हैं, तुरंत पार करके इधर चले आएंगे। जैसे इधर आएंगे तो प्लस वाला इसको आकर्षित कर लेगा, उसके वजह से धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर 0.7 वोल्ट से कम है इलेक्ट्रॉन तो वो वोल्टेज, तो धारा का मान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर ये कर दिया जाए कि इसकी जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट के नियरली बराबर कर दिया जाए, अगर जो बैटरी है इसका वोल्टेज और जो पोटेंशियल बैरियर है उसके बीच का वोल्टेज बराबर कर दिया जाए, तो अब क्या होगा, तो जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है वोल्टेज की। अब क्या होगा, ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं सदिश राशियां, तो घट जाती हैं। जिसका मान, इसका मान जितना होगा उतना ही इसका मान होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है, तो घट के ये हो जाएंगी 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी ये जो डिप्लेशन लेयर होती है यही समाप्त हो जाती है। डिप्लेशन लेयर का काम ही खत्म हो जाता है, यहां से डिप्लेशन लेयर का काम खत्म। लेकिन बीच की जो बाउंड्री रहती है, परिसीमा, ये तो रहेगी, लेकिन जो डिप्लेशन लेयर थी ये बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब क्या होगा, ये प्लस वाला इसको आराम से आकर्षित कर लेगा और ये जो होल्स होंगे माइनस वाले से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पे ये धारा का मान रैपिडली बढ़ जाए, एकदम से बढ़ जाए, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, जो कि सिलिकॉन के लिए कितना है, 0.7 वोल्ट। नी वोल्टेज को हिंदी में बोलते हैं अग्र वोल्टेज, अग्र विभवांतर, अग्र वोल्टेज बोलते हैं इसको। कब, अगर इससे ज्यादा थोड़ा सा भी करेंगे तब तो करंट वोल्टेज होगी ही, लेकिन क्या था, अगर इससे कम वोल्टेज रखेंगे तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे। जैसे 0.7 वोल्ट होता है तुरंत धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होता है ये करंट को अलाउ कर देता है, करंट को बहने की अनुमति देता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, तो करंट की अनुमति दे देता है वो। ठीक है, और इसमें चीज क्या होगा, अगर ये इसको धीरे धीरे प्रतिकर्षित करेंगे, ये इधर से इसको प्रतिकर्षित करते हैं, तो डिप्लेशन लेयर ये थी, ये थोड़ा थोड़ा तो खिसकेंगे इधर, तो इसमें क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का मान भी जितनी चौड़ाई होती थी उससे चौड़ाई भी कम होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है। अब देखते हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है। रिवर्स बाइसिंग, पश्च दिशक। पश्च दिशक किसे कहते हैं, तो पश्च दिशक में क्या होता है कि इसका पी क्षेत्र बैटरी के एन क्षेत्र से, पी क्षेत्र बैटरी के एन क्षेत्र से
और N क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ये हमारी क्या थी, डिप्लेशन लेयर। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है धीरे धीरे, तो इसमें ये होता है अगर वोल्टेज का मान इससे कम होता है तो पहली बात तो अंदर ये प्लस था माइनस, इसके अंदर ऐसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल, और अब की बात प्लस ये है माइनस ये है तो एक्सटर्नल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो था इसकी भी डायरेक्शन इधर हो गई। जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के डायरेक्शन में हो जाती हैं तो इनकी वैल्यू जुड़ जाती है, जैसे जुड़ जाएगी तो क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हो गई। अब इसके विपरीत में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, इसके डायरेक्शन में कौन जाएंगे, होल्स, तो इसका मतलब ये होल्स यहां से खिसक करके इधर थोड़ा खिसक गए और ये इलेक्ट्रॉन खिसक करके यहां पहुंचाए, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इसके डायरेक्शन में लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो डिप्लेशन लेयर होती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर ये चौड़ी हो गई, और डिप्लेशन लेयर जैसे चौड़ी इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो अब क्या होगा, तो अब वही होगा कि इससे अब ये जाने में बहुत तकलीफ होगी इनको, क्योंकि इसके विपरीत जा नहीं सकते वो, और जब तक इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं, होल्स उधर जाएंगे नहीं, तब तक करंट का फ्लो होता नहीं है। ठीक है, इससे डिप्लेशन लेयर भी चौड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है। अभी देखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब तो अगर कहा जाए कि यहां पे जैसे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जैसे अभी तक देखा था 0.7 वोल्ट तक, इससे या कम, अगर हम कह दें कि नहीं इसका वोल्टेज ये हटा करके हम कर दें 30 से 50 वोल्ट, 30 से 50 वोल्ट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं कि इनका सबका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, भंजन हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे धारा का मान बढ़ता है, एकदम से बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है कि जिस वोल्टेज पे इस पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए उसको एवलांस भंजन कहते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन। जिस वोल्टेज पे इस पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब इसका खत्म हो जाए, ठीक, जैसे कहते हैं ना जल गया वो तार, वैसे ये जल जाए तो उसको क्या कहेंगे, एवलांस भंजन। और जिस वोल्टेज पे ये भंजन हो इसका, उसको भंजक वोल्टेज कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है। ये हमको मेन पार्ट हमको यही देखना था कि फॉरवर्ड में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स में नहीं होता है। फॉरवर्ड में क्यों हो जाता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम चौड़ी होती है तो इसकी वजह से धीरे धीरे धारा का मान प्रवाहित होने लगता है। रिवर्स बाइसिंग में क्या हो, डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन को तक जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसमें करंट नहीं बहती है। वोल्टेज अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे कि पूरा पीएन जंक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब करंट नहीं फ्लो होने देगी लेकिन खत्म हो जाएगी खुद। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है और फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं। चलिए, जैसे कि अब देखना है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इससे पहले थोड़ी सी चीजें अच्छा देख लेते हैं। जैसे कि कहा जाए कि एसी करंट किसे कहते हैं, और दूसरी चीज डीसी करंट किसे कहते हैं। सब लोग कहेंगे जो पावर हाउस से घरों में आती है वो एसी, और जो बैटरी से निकलती है वो डीसी। दूसरी चीज, दोनों में कहा जाए कि दोनों में खतरनाक सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको बताया जाए, जैसे कहा जाए छोटी वाली जो बैटरी से निकलती है करंट वो डीसी होती है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से आती है, पावर हाउस से आती है, वो एसी होती है। कहेंगे अच्छा तो एसी करंट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, समझ रहे हैं, तो कहेंगे एसी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, एसी खतरनाक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई में क्या है, डीसी सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से, तो छोटी सी बैटरी में होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसमें कोई भी बीच में ये लोड लगा हुआ है या प्रतिरोध कह दो, कोई भी उपकरण इसमें चला रहे हैं, ठीक है।
पहले बात करें एसी की, ये बता रहा करंट को, ये बता रहा है टाइम को, ठीक है। इसमें मान लिया इस डायरेक्शन में कोई 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो कुछ समय बाद देखा गया कि इसमें 3 एम्पियर की धारा है, कुछ सेकंड बाद देखा गया इसमें 2 एम्पियर की धारा है, कुछ सेकंड के बाद देखा गया इसमें करंट ही नहीं है, फिर कुछ सेकंड बाद देखा गया तो इधर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी 2 एम्पियर, कुछ समय बाद 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर से करंट उधर प्रवाहित होने लगी। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है माइनस। साइंस में यही तो मतलब होता है कि डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस। तो इसका मतलब शुरुआत में कुछ दूरी तक ये प्लस चली, उसके बाद माइनस हो गई, फिर कुछ दूरी बाद प्लस, फिर कुछ दूरी बाद माइनस। ये ऐसे चलती है कि एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्लस में जाती है तब ये काम करती है, प्रभावी होती है, माइनस में प्रभावी नहीं होती है। डीसी का अगर हाल देखा जाए तो डीसी में देखा गया, जब इसकी बात किया जाए तो ये हो गई करंट, ये हो गई टाइम। तो अब देखो दूसरी चीज क्या है कि अगर डीसी की बात करें हम लोग, तो डीसी में भी यही देखा गया कि पहले 5 एम्पियर, कुछ समय बाद 3 एम्पियर, कुछ समय बाद 2 एम्पियर, कुछ समय बाद 0, लेकिन उसके तरीके से नहीं कि कुछ समय बाद डायरेक्शन विपरीत कर ले, नहीं, फिर से करंट बढ़ेगा लेकिन उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब ये माइनस में नहीं गई। हुआ क्या, पहले कुछ दूरी तक करंट प्रवाहित हुई, 0 हुई, फिर कुछ दूरी तक प्रवाहित हुई, 0 हुई, फिर कुछ दूरी तक प्रवाहित हुई, 0 हुई। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस में चलती है, माइनस में जाती ही नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, कि ये अल्टरनेट नहीं चल रही है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक एक छोड़ करके। जैसे देखो हाफ सर्कल में करंट दी, हाफ में नहीं दी, हाफ में दी, हाफ में नहीं दी, ठीक है। जैसे कभी कभी डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनके पास अगर दवाई लो तो कहेंगे ये वाली जो टैबलेट है अल्टरनेट डेज पे खानी है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक एक दिन छोड़ करके। वैसे इसका होता है कि अल्टरनेटिंग करंट है, ये कौन सी है, डायरेक्ट करंट है। अब इसमें क्या होता है, जब ये माइनस में जाती है तो काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब एसी करंट अगर हमको पकड़ेगी तो जब ही माइनस में हो जाएगी तो हो सकता है वो छोड़ दे, इसलिए देखा होगा झटका मार के दूर गिर जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट ने पकड़ लिया तो बिना भेजे वो छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, डीसी। अब देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो कि हमारे घर में एसी करंट है, उसको डीसी में बदलना है, तो उसके लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे पास डीसी करंट है उसको एसी में बदलना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो डीसी वाला एसी से बदलना ये ज्यादातर सबके पास घरों में होता है, तो कुछ लोग जानते भी हैं। जैसे कि डीसी बैटरी से एसी जो घरों में आती है उस टाइप की लाइट बनाना, उसके लिए बैटरी है घर में, उसके लिए जो चेंज करता है उसके लिए इन्वर्टर है। तो इसका मतलब क्या है, जो डीसी से एसी में बदलता है वो इन्वर्टर है, ठीक। ये तो सबके पास होता है। अगर अपोजिट पूछा जाए कि एसी से डीसी बदलना है, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो कहने का मतलब जो इंटर पढ़े हैं, वो जो काम करते हैं उसमें वो। तो डीसी से एसी इन्वर्टर, एसी से डीसी जो चेंज करता है उसका नाम क्या है हमारा, तो उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर पढ़ना है हम लोगों को, इस सिलेबस का टॉपिक है जिससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर में कंफर्म रहते हैं। रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब एसी डीसी समझ में आया, अब देखेंगे आगे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखते हैं इसका, पहले हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमारा एसी करंट हो गया, एसी वोल्टेज, ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया। अभी बताया पीएन जंक्शन का सिंबल ये होता है। यहां पे कोई लोड रख दिया गया, रेजिस्टेंस या लोड,
इस वाले सिरे को पी टाइप कहते हैं, इसको एन टाइप कहते हैं। अभी बताया कि एसी करंट चलती कैसे है, हमको एसी से डीसी में बदलना है, उसके लिए रेक्टिफायर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं बीच में डैश करके, उधर लिखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फिर कंपेयर करेंगे इनकी। अब देखेंगे कि होता क्या है। तो अगर इनके हम ग्राफ बनाएं, चार्ट बना के तैयार करें, तो ये अगर वोल्टेज का हो गया, ठीक है, और नहीं ये टाइम का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया। ठीक, ये कौन सा है, निवेशी, जो हम इसको दे रहे हैं एसी, निवेशी वोल्टेज हो गया। इससे जो बाहर निकल रहा है डीसी, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज। ठीक है, ये करंट का ग्राफ हो गया। ठीक, पहले क्या देखा गया कि जब इसका वोल्टेज जीरो था तो इसमें करंट भी जीरो थी। क्यों, क्योंकि ओम के नियम से पता है हमको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। ठीक है, जिस समय वोल्टेज जीरो था करंट भी जीरो थी। ठीक, अब देखिए करंट की, मान लीजिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया गया, मान ले ये सिरा प्लस है, ये वाला माइनस है। ठीक, और अभी पीछे पड़ चुके हैं, अगर पीएन जंक्शन का पी सिरा धन सिरे से जुड़ा होता है, पी सिरा अगर धन सिरे से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है। तो इसका मतलब इस वोल्टेज पे कुछ करंट प्रवाहित होगी, फिर थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा दें, फिर करंट फ्लो, फिर और बढ़ा दें, फिर करंट फ्लो, फिर वोल्टेज कम, करंट कम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो। अब क्या हुआ कि इसमें जो एसी वोल्टेज होता है, इसका तुरंत ही डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये बताया था, एक बार प्लस में चलती है, एक बार माइनस में चलती है। तो इस कंडीशन में क्या हो, जब यहां तक वोल्टेज ऐसे दिया इसमें करंट, तो इसमें भी करंट हमको डीसी मिली। ठीक है, तो इसमें करंट मिली, और जैसे ही ये माइनस में गई धारा, माइनस में चलने लगी, जैसे माइनस हुआ तो देखो पी क्षेत्र अगर माइनस से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। अभी पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो होते नहीं, पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो का वो अलाउ ही नहीं करती है। तो इसका मतलब इतने तक हमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही ये प्लस में आएगी, तो इसका मतलब फिर जैसे ही प्लस में होगी ये माइनस में होगी। फिर ये देखो पी क्षेत्र पॉजिटिव से, तो हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है। जिसमें देखा गया कि सिर्फ आधे चक्कर में जब वो प्लस हो रहा है तब करंट का फ्लो हमको मिल रहा है, जैसे माइनस में जाता करंट गायब हो जाती, फिर प्लस में होता है तो फिर हमारे को करंट मिल जाती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहते हैं फुल वेव। तो इसमें देख रहे हैं कि हाफ ही वेव को यूज कर पा रहा है, हाफ वेव तो हमारी बेकार चली जा रही है। तो हाफ वेव को इसमें यूज कर पा रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करके ये दे रहा हमको। तो हाफ वेव तो हमारी बेकार चली जा रही है। तो ये यूज कितने का कर पा रहा है, सिर्फ हाफ का, हाफ वेव का, अर्ध तरंग का। इसीलिए इस रेक्टिफायर का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, कि सिर्फ वो आधी तरंग को यूटिलाइज कर पा रहा है, उपयोग में ला पा रहा है, जिसको रेक्टिफाई करके डीसी में दे रहा है हमको, और दूसरी चीज हाफ वेव में नहीं दे पा रहा है। ये हमारा एसी का ग्राफ है, ये एसी का ग्राफ है, ये डीसी का ग्राफ है। सेम ऐसे ही देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का मतलब सिर्फ आधी तरंग को यूज कर पा रहा है, आधी में नहीं। जैसे ही माइनस में जाता है तो इतने में हमको, इतने गैप में कोई करंट ही नहीं मिलती है। ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर बात करें हम फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, इसको कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसमें क्या होता है, तो आइए इसको भी देखते हैं कि ये हो गया हमारा एसी करंट, ये हो गई पीएन जंक्शन, और एक इधर से भी ये हो गई पीएन जंक्शन, ये यहाँ आ गया, ये हमारा कोई भी लोड हो गया या निवेशी जहाँ से निकालना है, दूसरी हो गए। ठीक, ये आर एल हो गया, ये पी एन। मान ले ये वाली पहली पीएन जंक्शन है और ये वाली दूसरी है। अब क्या हो गया, अब पता तो है ही है कि ये हमारा एसी वोल्टेज है, यहां से एसी वोल्टेज इसको मिलेगा, एसी वोल्टेज। ठीक है, इसमें भी दो ग्राफ बना लेते हैं, एक तो हमारा एसी वोल्टेज का जो इसको दे रहे हैं, दूसरा ये टाइम हो गया, ये हमारा वी हो गया, ये हो गया एसी वोल्टेज का। ऐसे डीसी जो हमको मिलेगी इससे उसका बना ले, ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया।
हम पढ़ चुके हैं वही चीज अभी पीछे, क्या कि अगर वोल्टेज का मान 0 होता है तो करंट का भी मान 0 होता है। ठीक, जैसे वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ा तो मान ले ये सिरा प्लस है, ये वाला माइनस है। जैसे ये सिरा प्लस होगा तुरंत ये वाली जो पीएन जंक्शन है ये हमारे क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में तुरंत करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ाया और करंट का फ्लो, और वोल्टेज कम किया देखो, और वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज 0, करंट का मान 0। फिर क्या देखा गया, जैसे ही ये नीचे आना शुरू हुई, पहले ऊपर वाला चक्र ये पूरा हुआ हाफ सर्कल प्लस में, जैसे ये माइनस में आना शुरू हुई, इसका मतलब इसका जो था सिरा प्लस वाला वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जैसे ये तो हमारी रिवर्स बाइसिंग में हो गई, लेकिन देखो इसीलिए तो नीचे एक लगाए हैं, जैसे ये पोलैरिटी चेंज होगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तुरंत ये वाली हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगी। जैसे ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगी तो इसका मतलब नीचे भी हमको जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा माइनस वाला, इसके वजह से भी करंट मिलेगी हमको ऐसे। ठीक, ये जब तक ये माइनस रहेगा नीचे तब तक ऊपर इधर भी हमको करंट मिलेगी। जैसे ये पॉजिटिव में पहुंचेगा तो इसका मतलब फिर से हमारा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर से हमारा ये पी टाइप एन पॉजिटिव साइड से पी क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में, फिर फॉरवर्ड बाइसिंग में तो इसके वजह से करंट का फ्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर करंट का फ्लो मिलेगा हमको। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर वाले हाफ सर्कल में भी करंट मिल रही है, नीचे वाले हाफ सर्कल में भी करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी फुल वेव का रेक्टिफाई हो पा रहा है, फुल वेव के कारण हमको करंट मिल पा रही है, तो इसीलिए इसका नाम होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हाफ वेव का यूज ही नहीं कर पा रहा था, इसमें हाफ वेव का यूज कर पा रहा है। अब किसी के मन में ये तो क्वेश्चन नहीं है कि ये एसी के ऊपर से नीचे जा रही है, ये ऊपर ही ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ ही नहीं रही है। तो थोड़ा सा याद करें, भी जस्ट इसलिए एसी डीसी बताया है कि एसी कैसे चलती, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। जो डीसी होती है वो सिर्फ प्लस में चलती है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसकी वर्किंग लिखना आता है, इसकी रचना लिखनी आएगी कि कैसे बना है। तो एक पीएन जंक्शन है, एक एसी वोल्टेज के लिए हो गया, एक आरएल लोड हो गया, ये रचना में लिख देंगे। और इसकी कार्यविधि कैसे कहेंगे कि अगर हम एसी वोल्टेज देते हैं तो जैसे इसका धन सिरा पी क्षेत्र से जुड़ा होता है उस समय पीएन जंक्शन अगर अभिनत में होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट का अलाउ करता है, तो पहले आधे चक्र में करंट का फ्लो होता है, जैसे वो नेगेटिव हो जाता है तो माइनस वाला सिरा पी क्षेत्र से जुड़ जाता है, उसमें पीएन जंक्शन हमारी रिवर्स बाइसिंग में हो जाती है जिसमें करंट का फ्लो ही नहीं होता है। फिर जैसे ही प्लस में आएगी फिर करंट का फ्लो होता है, ऐसा इस प्रकार चलता रहता है। तो इस रेक्टिफायर में क्या होता है कि हाफ वेव का ये यूज कर पाता है, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर को देखें तो इसमें आधे चक्र में भी करंट मिलती है, नीचे आधे में भी मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, अगर बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है। अब अपने मन से भी धारा बना सकते हैं, जितनी इसमें कहानी पढ़ा है कि इसके वजह से ये पीछे थे पॉजिटिव, तो पी पॉजिटिव से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होगा, ये पॉजिटिव इसके वजह से होगा, जैसे पोलैरिटी चेंज करेगा तो इसके वजह से होगी, तो इसका नाम दे दिया है कि पहले जब ये प्लस होगा तो पहले संधि से पीएन संधि से बहेगी धारा, अगर ये वाला प्लस होगा तो दूसरे वाले पीएन जंक्शन से धारा बहेगी, तो इसका मतलब इसमें पूरी वेव का ये यूज कर पा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो इस वीडियो में आपको 4 से 6 नंबर जरूर मिलेंगे। हाँ, तो इस क्लास को समाप्त करेंगे एक अच्छे विचार के साथ। जैसे कि एक सिक्के की बात करें तो सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। तो समझने का प्रयास करना कि कह क्या रहे हैं कि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। तो हम मेहनत करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, बचे हैं आपके पास 20-25 दिन, घूमना टहलना सब कुछ बंद, यही समय हमारे पास गोल्डन पीरियड है जिसमें पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इस समय आप मस्ती मार रहे हैं तो समझ लीजिए आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिजल्ट बनाइए, अपने साथ साथ माता पिता का और स्कूल का सबका नाम रोशन करना है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो से जो भी कुछ आपको लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसी क्लास बनानी चाहिए या हमको थ्योरी की क्लास चाहिए, न्यूमेरिकल की क्लास अलग से चाहिए। तो जैसा हुआ करे आप कमेंट में ज़रूर देखा करें,
भेज दिया करें, कमेंट सारे देखे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।